जब रेड सील पे इनको इनविटेशन लेटर लोगों को आ जाता है तो हम समझना शुरू कर देते हैं जैसे हमारा वीजा अप्रूव हो गया। विजिटर वीजा पर ट्रक लाइसेंस ले सकते हैं क्या? यार भाई, ये मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, ये सारे जो लाइसेंस मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। अगर आपके भाई ने आपको इन्वाइट किया था यहाँ घूमने फिरने के लिए, तो जैसे ही आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर होता है वेरी नेक्स्ट डे आप जो है ना वेब फॉर्म रेज करके नया ट्रैवल प्लान दे दें। लेकिन ये उस केस में है। फिक्स होल का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ आई कांट रेज अ वेब फॉर्म एंड ट्रैवल प्लान आल्सो एक्सपायर्ड। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 53। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है एहसानुल हक, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ओंटारियो ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन वैंकूवर क्वेश्चन मार्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है भाई ने। ये मेरे पास 3 लाइसेंसेस हैं। पहला लाइसेंस है जी का लाइसेंस, दूसरा है ZX लाइसेंस और तीसरा है A लाइसेंस। यानी कि गाड़ी का लाइसेंस जी, फिर एयर ब्रेक्स ZX और तीसरा A लाइसेंस। ये मैंने ओंटारियो से हासिल किए थे जब मैं कनाडा टूरिस्ट वीजे पे कनाडा में आया था। अब हम बात करेंगे कि ये जो लाइसेंसेस हैं इनको क्या हम किसी और सूबे में यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह कर सकते हैं? पहले बात कर लेते हैं क्लास जो जी का लाइसेंस है। ये ओंटारियो में इसको जी का लाइसेंस बोलते हैं, यानी कि इस पे आप गाड़ी चला सकते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में ये इक्विवेलेंट है क्लास 5 के लाइसेंस के। अब ये लाइसेंस, इसकी बेस पे आप कनाडा में गाड़ी चला सकते हैं, किसी भी कोई भी नंबर प्लेट लगी हो आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन ये लाइसेंस लेके ओंटारियो का जब आप आते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, यानी कि दूसरे सूबे में आते हैं, ये भाई वैंकूवर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है और वैंकूवर उसका सिटी है। तो अब आप ये लाइसेंस लेके ब्रिटिश कोलंबिया में जब आते हैं तो 90 डेज से ज्यादा अगर आपको इस प्रोविंस में गुजर जाते हैं और आपकी यहाँ पे अकोमोडेशन यहाँ पे होती है, आपका यहाँ पे बैंक होता है, यानी कि आप यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, 90 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर आपको ये लाइसेंस यानी कि क्लास जी लाइसेंस जो ओंटारियो का है इसको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा क्लास 5 के लाइसेंस के, यानी कि क्लास 5 जो ब्रिटिश कोलंबिया में यूज होता है। तो उसको एक्सचेंज करवाने के लिए आप जाएंगे ICBC ड्राइवर लाइसेंसिंग ऑफिसेज हैं इधर ब्रिटिश कोलंबिया में। $35 लगेंगे, कोई ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं, और आपका क्लास जी का जो लाइसेंस है ये एक्सचेंज हो जाएगा। ये वो ले लेंगे और इसके साथ आपने प्रिंट आउट लेके जाना है अपनी ड्राइविंग जो हिस्ट्री है उसका, ये वो ले लेंगे। जी का लाइसेंस आप उनके पास चला जाएगा और आपको ब्रिटिश कोलंबिया का मिल जाएगा क्लास 5 का लाइसेंस। दोनों इक्विवेलेंट है, कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये हो गई गाड़ी की बात। अब आते हैं दूसरा लाइसेंस, क्लास A ट्रक का लाइसेंस। ये इक्विवेलेंट है क्लास 1 लाइसेंस ब्रिटिश कोलंबिया, यानी कि ओंटारियो में इसको बोलते हैं क्लास AZ का लाइसेंस, और ये इक्विवेलेंट होता है ब्रिटिश कोलंबिया में क्लास 1 के इक्वल। ठीक है, अब इसको क्या हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते दूसरे प्रोविंस में? देखें, अगर आपका ट्रक ओंटारियो का है, उसकी नंबर प्लेट ओंटारियो की लगी हुई है, तो फिर आप कनाडा में, US में कहीं भी वो ट्रक लेके जाए आप चला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर यही लाइसेंस लेके आप जब ब्रिटिश कोलंबिया में आते हैं, यानी कि दूसरे प्रोविंस में आते हैं, और आपको यहाँ पे कोई कंपनी जॉब की ऑफर करती है, तो वो बोलेगी कि भाई उसको ये लाइसेंस नहीं, उसको लाइसेंस चाहिए क्लास 1 का। हालांकि ये जो क्लास AZ है ये इक्वल है उसके क्लास 1 के, लेकिन वो कहते हैं एक्सचेंज करवाएं। तो कोई मुश्किल नहीं, यही लाइसेंस आप दोबारा लेके जाएंगे जो ICBC ड्राइवर लाइसेंसिंग ऑफिसेज में। तो किसी एक ऑफिस में जाना, सारे ऑफिस में नहीं जाना, ये लाइसेंस वहां पे लेके जाएंगे। आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होगा और ये लाइसेंस वो ले लेंगे। रिटन टेस्ट बहुत आसान है, ये लाइसेंस वो ले लेंगे और आपको दे देंगे क्लास 1 का लाइसेंस। तो ये इसलिए है क्योंकि हर प्रोविंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गाड़ी चलाने के या रोड्स के सिंबल्स आगे पीछे हर प्रोविंस के थोड़े डिफरेंट, तो वो इसलिए चाहते हैं कि आप कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना, वो चाहते हैं कि आप रिटन टेस्ट दें, तो आपका ये वाला लाइसेंस लेके वो अपने प्रोविंस का आपको दे देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये लाइसेंस ओंटारियो का उठा के इधर आए हैं और इधर ब्रिटिश कोलंबिया के ट्रक आप चला रहे हैं इधर की नंबर प्लेट के, ये नहीं हो सकता। इधर आए,
ये उनको दे दें, थोड़े से पैसे लगेंगे, $100 से कम लगेंगे और आपका लाइसेंस एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम हमूद का, कैन आई अप्लाई विद 1 month ओल्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क। देखें जी, जब आप कनाडा टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट मैक्सिमम 10 days पुरानी, उससे ज्यादा पुरानी नहीं हो। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि 3-4 दिन पुरानी स्टेटमेंट लगाएं, ज्यादा पुरानी 1 महीने वाली रिकमेंड नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनिफर सिद्दीक का, हाशिम भाई मुझे ये पूछना था आपसे कि 2024 में कनाडा विजिटर वीजा की अप्रूवल टाइमलाइन क्या है। कॉमनली 2 months की टाइमलाइन होती है। वीजा अप्रूवल की कोई न्यू अपडेट्स आई हैं इस बारे में? देखें, जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी आपने ये भी मेंशन नहीं किया कि आपने किस कंट्री से अप्लाई किया या किस कंट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है, हर कंट्री का डिफरेंट प्रोसेसिंग टाइम है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि कितनी एप्लीकेशंस इधर इनके पास इकट्ठी हो गई हैं, तो समटाइम्स वो बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे देखें यूक्रेन वार थी, उनके भी केसेस इनके पास आने शुरू हो गए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान से अप्लाई किया है तो 2-3 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं। अगर थोड़ा लेट भी हो गया तो इसमें घबराने की बात नहीं। समटाइम्स मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि थोड़ा लंबा प्रोसेस उनका चलता, बाद में अप्रूवल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनस का, अस्सलाम वालेकुम भाई, हमने पाकिस्तान से अप्लाई किया, स्किल्ड ट्रेड ब्रिटिश कोलंबिया ने अप्रूव्ड किया था, मुझे इन्विटेशन भी दी, वीजा रिफ्यूजल हो गया, नो रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट किया। देखें, एक तो मुझे समझ नहीं आती आप रिकंसिडरेशन में अभी ये क्यों ट्रेंड चल पड़ा है। ये इतना आसान नहीं है कि आप रिकंसिडरेशन री अपील कर रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि जब लोगों को रेड सील, यानी कि रेड सील प्रोग्राम इस भाई ने अप्लाई किया था, तो जब रेड सील पे इनको इनविटेशन लेटर लोगों को आ जाता है तो हम समझना शुरू कर देते हैं जैसे हमारा वीजा अप्रूव हो गया। भाई साहब, इनविटेशन लेटर आ गया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है। ये जस्ट लाइक ऐसे है कि आपके भाई बहन या इधर कोई और रिलेटिव आप या दोस्त कोई आपको इधर इनविटेशन लेटर भेजते हैं, तो सेम वही है। उसके बाद आपने कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना है, आपने अपनी अच्छी प्रोफाइल प्रेजेंट करनी है और कवर लेटर अच्छा बनाना है, बैंक स्टेटमेंट वाला प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस बाद में करना है। ये नहीं है कि आपको इनविटेशन लेटर आ गया रेड सील प्रोग्राम की तरफ से और आपका वीजा लग गया। बहुत सारे वीजे अभी मैं देख रहा हूं कि लोग समझते हैं रेड सील प्रोग्राम से इनविटेशन लेटर आ गया तो बस अब वीजा हमारा लग गया, और फिर वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर ध्यान नहीं देते, नॉर्मल सा कवर लेटर बना देते हैं, तो फिर रिजेक्शन होती है। तो अच्छी बात है, आपको ये पॉजिटिव साइन है, आपकी प्रोफाइल को ये स्ट्रेंथन करता है, ये आपको जो रेड सील प्रोग्राम की तरफ से इनविटेशन लेटर आता है। लेकिन बाकी प्रोसेस आपने पूरे फोकस के साथ करना है, प्रोफाइल आपने अच्छी प्रेजेंट करनी है। मोहम्मद शहबाज का क्वेश्चन है, सर बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड वाली जो ऐप से डाउनलोड करते हैं वो चल जाएगी या फिर बैंक वाली स्टैंप वाली होनी चाहिए? दोनों चल जाएंगी। मैं रिकमेंड करता हूं डिजिटल स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट, मोस्टली उसके ऊपर बारकोड भी होता है, वो इजीली आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि डिजिटल स्टेटमेंट या ई स्टेटमेंट जो है उसका जो फाइल का साइज है वो केबी में होता है, 400, 500, 300, 600 केबी में होता है, और उसके साथ आप मजीद फाइनेंस से रिलेटेड फाइल्स लगा के एक, क्योंकि जब फाइनेंस वाले सेक्शन में, फंड्स वाले सेक्शन में एक आपने फाइल अपलोड करनी होती है, तो उसका एक फिक्स साइज है, उससे आप बढ़ा नहीं सकते। जब आपके पास डिजिटल स्टेटमेंट या ई स्टेटमेंट होती है तो उसके साथ आप सैलरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो से भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगा के तो आप एक काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर बैंक वाली स्टेटमेंट है वो अगर आप बाद में स्कैन करते हैं उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो फिर ज़रा अरेंजमेंट करने में, डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ डिजिटल स्टेटमेंट या ई स्टेटमेंट। लेकिन ये बैंक वाली जो जिस पे स्टैंप लगी होती है उस पर भी लोग अप्लाई करते हैं, वीज़े लगते हैं। रोहित का क्वेश्चन है, आई हैव लॉज फाइल फ्रॉम इंडिया ऑन 30th November, बायोमेट्रिक अपडेट ऑन 6th December फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ट्रैवल प्लान एक्सपायर्ड ऑन 10th January, इन्वाइटेड बाय माई ब्रदर इन लॉ, what will I do next or should I wait? थैंक्स। देखें, आपका ट्रैवल प्लान अगर एक्सपायर हो गया और आपके भाई ने आपको इनवाइट किया था, अगर किसी शादी पे किया है या किसी सेरेमनी पे किया है, इनागोरेशन पे किया है,
तो वो अगर प्लान एक्सपायर हो गया है तो अभी आपको नया ट्रैवल प्लान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपके भाई ने अगर शादी पे बुलाया था तो अभी दोबारा शादी तो नहीं होनी ना, तो उसके लिए फिर लेकिन अगर आपके भाई ने आपको इनवाइट किया था यहाँ घूमने फिरने के लिए, तो जैसे ही आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर होता है वेरी नेक्स्ट डे आप जो है ना वेब फॉर्म रेज करके नया ट्रैवल प्लान दे दें। लेकिन ये उस केस में है जब आपने इधर घूमने फिरने आना है। शादीशुदी अगर गुजर गई है तो फिर उसके लिए वेब फॉर्म रेज करने की जरूरत नहीं। अदील अहमद का क्वेश्चन है, आशिम भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम, मेरे पास मेरी सिस्टर की बेटी यानी मेरी भतीजी की शादी का इनविटेशन लेटर है कनाडा का जो अक्टूबर में है, तो क्या मैं फरवरी में अप्लाई कर दूं क्योंकि रिप्लाई 5 से 6 माह में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने अपने ही क्वेश्चन में उसका आंसर भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप शादी का इनविटेशन लेटर आया 5 से 6 महीने पहले ही आप अप्लाई कर दें ताकि तब तक आपको आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाए। आमिर खान का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, विजिटर वीज़ा पर ट्रक लाइसेंस ले सकते हैं क्या? यार भाई ये मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, ये सारे जो लाइसेंस मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, ये सारे जो लोग मेरे इस चैनल को बहुत पहले से वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको पता है ये सारे लाइसेंस मैंने कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे ही हासिल किए हैं। फिक्स होल का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ आई कांट रेज अ वेब फॉर्म एंड ट्रैवल प्लान आल्सो एक्सपायर्ड? कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जैसे ही वेब फॉर्म आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर होता है तो वेब फॉर्म आप रेज कर दो। बहुत सारे मैंने केसेस देखे हैं, सक्सेस स्टोरीज भी इस चैनल पे पड़ी हुई हैं कि लोगों का ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो जाता है और वो वेब फॉर्म रेज नहीं करते और उनका वीज़ा बाद में लग के आ जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जैसे ट्रैवल प्लान एक्सपायर होता है वेब फॉर्म रेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I wanna apply from Saudi Arabia. Is it same procedure? Please advise. ये महमूदुल हसन जोए, ये सॉरी यार अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती बताई होगी तो भाई साहब, दुनिया में कहीं से भी, दुनिया के किसी कोने से भी आप अप्लाई करें, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है। ये थे आज के क्वेश्चन। मज़ीद किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहे। और ये कुछ लोग हैं वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो ऑलरेडी मैं उनका आंसर दे चुका हूं, तो एक्चुअली उन्होंने चैनल भी नहीं सब्सक्राइब किया होता और बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया होता, तो वो फिर रेपिटिशन हो जाती है क्वेश्चंस की। तो मैं चाहता हूँ सब लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मुझे क्वेश्चंस की रेपिटिशन हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।